हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपका सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बेसिकली आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी बहुल आवेशों के बीच बल। तो हम ये देखेंगे कि जब बहुत सारे आवेश होते हैं, ठीक है, एक सिस्टम है, एक निकाय है, उसमें बहुत सारे आवेश, तो ये जो बहुत सारे आवेश है वो किसी आवेश पे या किसी पॉइंट में कितना जो है फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, इसको हम डिस्कस करें। तो बेसिकली अगर हम बात करें, इसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हम इसे कहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ए फिगर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे हमारे पास तीन आवेश हैं, Q1, Q1, Q2, Q3। तीन क्या है? आवेश है, पॉइंट चार्जेस। ठीक है, क्या है ये? पॉइंट चार्जेस। अब ये जो चार्ज है, ये जो आवेश है, आप ये जानते हैं जब कोई दो आवेश जो है होते हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। जैसे कि हमने कूलम के जो लॉ था, नियम था, उससे पढ़ा था। तो यहाँ पर जब तीन आपके पास आवेश है तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं या बल लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये Q2, Q1 और Q3 चार्जेस हैं, ये कुछ दूरी पे हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पे है। अब ये जो Q1 है, ठीक है, जो ये Q1 है, इस पे जो चार्ज का फोर्स लग रहा है, आवेश का जो बल लग रहा है, तो वो आपका दो आवेशों के कारण लग रहा है, यानी Q2 भी इस पे बल लगा रहा है और Q3 भी इस पे बल लगा रहा है। इसी तरीके से अगर हम Q2 की बात करें तो Q2 पे Q3 के कारण भी बल लग रहा है, Q1 के कारण भी बल लग रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें Q3 की, तो Q3 में Q1 के कारण भी बल लग रहा है और Q2 के कारण भी बल लग रहा है। तो यानी कि जब किसी भी सिस्टम में चार्जेस होते हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, तीन चार्ज है, तीन आवेश हैं, तो वो एक दूसरे पे बल लगाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें Q1 चार्ज की, हम ये जानना चाहते हैं Q1 चार्ज में टोटल कितना बल लग रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम Q2 के कारण Q1 में बल निकालेंगे, Q3 के कारण Q1 में बल निकालेंगे और इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि Q1 पे कितना फोर्स या बल लग रहा है। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड फिगर की बात करें तो सेकेंड फिगर में आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, जैसे कि आपका Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरीके से 4-5 हमारे पास चार्जेस। ठीक है, अब ये जो चार्ज है, अगर हम Q1 पे चार्ज देखें तो इस पे जो चार्ज है, यहाँ पे इतने सारे चार्जेस है, इनके कारण इस पे चार्ज पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे किस चीज की बात करें? मल्टीपल चार्जेस की, यानी दो से ज्यादा जो चार्ज है, दो से ज्यादा जो आवेश हैं, वो एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। और अगर हम बात करें किसी भी एक चार्ज पे, जो इन सारे आवेशों के कारण जो
फोर्स लग रहा है उसका जो वेक्टर सम होता है उसको हम नेट फोर्स कहते हैं, या नेट जो आपका बल है वो कहते हैं। Experimentally, it is verified that force on any charge due to number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time. अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटली तो हमने ये देखा है कि हमारे पास किसी सिस्टम में कोई चार्ज और उस सिस्टम में और भी चार्जेस हैं, तो उस चार्ज पे जो हमारा पहला चार्ज है जिसे हम Q मान सकते हैं या Q1 मान सकते हैं, इस पे बाकी चार्जों के कारण जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, सारे के सारे चार्जेस के कारण जो टोटल फोर्स लग रहा है वो बराबर होता है हर एक के। यानी अगर हम बात करें पहले केस में तो जो Q1 पे जो चार्ज लगेगा वो Q2 और Q3 के साथ कारण लगेगा, जो इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है। अब Q1 में जो फोर्स लगा है Q2 Q3 के कारण लगा है, हम जो टोटल फोर्स Q1 पे लग रहा है हम उसे लिख सकते हैं Q2 के कारण Q1 पे फोर्स और Q3 के कारण Q1 पे फोर्स या बल। यानी इसका वेक्टर सम जो होता है वो टोटल फोर्स के बराबर होता है जो इस आवेश पे लग रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेकंड फिगर की, तो सेकंड फिगर में भी ऐसा ही है बिल्कुल। यहाँ पे भी अगर हम ये कहें कि यहाँ पे Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो बाकी फोर्स के कारण लग रहा है, यानी जो बाकी आवेश है उनके कारण जो फोर्स लग रहा है वो इस पे Q1 पे लग रहा है, तो उसको हम बराबर कह सकते हैं बाकी फोर्सेस के। एक एक करके अगर हम बाकी जो बल हैं जो कि आपके आवेशों के कारण या चार्ज के कारण लग रहे हैं उनके सम, जैसे कि जो Q1 है उस पे Q2 के कारण फोर्स प्लस Q1 पे Q3 के कारण फोर्स, Q1 पे Q4 के कारण, Q5 के कारण फोर्स, इनका अगर हम एल्जेब्रिक सम निकालें, इनका अगर हम योग करें तो हमें क्या मिलता है, टोटल फोर्स मिलता है, टोटल बल मिलता है जो कि इस Q1 आवेश पे लग। The individual forces are unaffected due to the presence of other charges. This is termed as the principle of superposition. और इसमें क्या होता है, जो बाकी जो फोर्स है, जैसे कि एक चार्ज के कारण फोर्स, दूसरे चार्ज के कारण फोर्स, तीसरे चार्ज के कारण फोर्स, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, एक दूसरे पे प्रभाव नहीं डालते, और इस कॉन्सेप्ट को हम सुपरपोजिशन कहते हैं, यानी अध्यारोपण कहते हैं। प्रयोगों द्वारा यह सत्यापित हो चुका है कि किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है। किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता, इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे जिससे आप सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को समझेंगे और किस तरीके से हम इसके फॉर्मूला को जो है डिराइव कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो आप मान लीजिए कि हमारे पास एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है, एक प्लेन है, 3 डायमेंशनल प्लेन। अब यहाँ पे हमारे पास Q0 चार्ज, कौन सा चार्ज है, Q0, Q0 बोल सकते हैं। हम ये निकाल रहे हैं कि इस Q0 चार्ज पे फोर्स कितना लगे, तो इस पे लगने वाला फोर्स हमारा F0 है। हम मान लेते हैं कि F0 क्या है, इस पे लगने वाला चार्ज फोर्स है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास चार्जेस है Q1, Q2, Q3, ये क्या है, आवेश है, और इनके कारण जो फोर्स लग रहा है Q0 पे वो लग रहा है F01, F02 या F02, F03, तो ये फोर्स लग रहा है। अब अगर हम इनकी दूरी देखें ओरिजिन से, तो Q3 की R3 है, Q0 की R0 है, Q2 की R2 है और Q1 की R1 है। तो ये क्या है, इसकी डिस्टेंस है, दूरी है ओरिजिन से। तो हम मान लेते हैं, सपोज Q1, Q2,
Q3 are the point charges with vector position R1, R2, R3, R from origin O of rectangular coordinate system X, Y, Z. मान लीजिए Q1, Q2, Q3, Qn बिंदु आवेश हैं तथा इनकी सदिश स्थिति R1, R2, R3, Rn है। अब अगर हम कुल बल की बात करें जो कि आपका F0 है यानी टोटल फोर्स बराबर है F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस सो ऑन अप टू F0n। तो यहाँ पे क्या दर्शाया जा रहा है कि F0 पे यानी जो Q0 है, ठीक है, उस पे बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है F0, और ये क्या है आपका सम है किसका, हर एक, यानी जैसे Q1 के कारण Q0 पे लगने वाला बल, Q2 के कारण Q0 पे लगने वाला बल, Q3 के कारण Q0 पे लगने वाला बल, Qn के कारण Q0 पे लगने वाला बल, तो इसके सम के बराबर। अब आप जैसे कि जानते हैं हम यहाँ पे जो है 3 सिस्टम ले रहे हैं, ठीक है, 3 हमने चार्ज लिए हैं, उसको ही हम इंटीग्रेट करके n चार्जेस तक लेके जाए। तो अगर हम कूलम के लॉ के या कूलम का जो नियम है उससे देखें, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम के नियम के अनुसार जो Q0 है उस पे Q1 के कारण लगने वाला जो बल होगा वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R1 नॉट टू R10 क्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम ये जानते हैं, हमें क्या पता है कि जो R1 है वो Q1 की दूरी है ओरिजिन से, ठीक है। अब अगर हम बात करें Q1 की दूरी Q0 से, तो आपकी क्या होगी, ये R10, तो ये इसकी क्या होगी, दूरी होगी,
ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें Q2 की, तो Q2 की जो दूरी होगी Q0 से वो R2 होगी। इसी तरीके से जो आपका Q3 है उसकी दूरी होगी R3। तो ये क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है। और आप ये जानते हैं कि कूलम के नियम के अनुसार जो F है वो बराबर होता है, जो फोर्स है, ठीक है, किसी एक चार्ज पे दूसरे चार्ज या दूसरे आवेश के कारण जो बल लगता है वो बराबर होता है 1/4πε0 Q0 Q1 अपॉन R², जहाँ पे R² डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे हमारा R10 हमने दूरी ली, और R10 जो है कैप है, ये आपको डायरेक्शन दिखा रही है, दिशा दिखा रही है कि किस दिशा में फोर्स यानी बल लग रहा। इसी तरीके से F02 जो होगा वो 1/4πε0 Q0 Q2 अपॉन R20 का स्क्वायर और R20 कैप। तो ये आपका जो है Q2 के कारण Q0 पे लगने वाला बल, ठीक है, F02। और इसी तरीके से अगर हम n के लिए निकाले F0n, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4πε0 Q0 Qn अपॉन Rn0 क्या। तो ये आपका कूलम के नियम से nth जो Qn वाला चार्ज है उसके कारण लगने वाला बल। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, क्या देखा सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कि जो टोटल फोर्स है या जो कुल बल है किसी चार्ज पर वो बराबर होता है। हर एक जो चार्ज है, जो उस सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं उनका अगर हम सेपरेटली या अलग अलग जो है फोर्स निकाले उस आवेश पर, तो उसके सम के बराबर होता है, जो कि उस आवेश पर बल, नेट जो बल लग रहा है उसके। तो यहाँ पे आप जानते हैं, हमने अभी डिस्कस किया है कि जो F0 है, जो कि Q0 पे लगने वाला बल है, वो F01 F02 F03 इनके सम के बराबर, ठीक है। यानी Q0 पे Q1 के कारण जो बल लग रहा है, Q0 पे 2 के कारण, Q2 के कारण, Q0 पे Q3 के कारण, इस तरीके से जो बल लग रहा है इसके सम के बराबर। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशंस हमने लिखी, इसको हम, जो हमारी पहली टर्म है या पहली इक्वेशन है, इसे हम I नाम दे देते हैं, इस पे रख देते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 in I, समीकरण 1, 2, 3 को समीकरण I पर रखने पर हमें क्या मिलता है, हमें यह मिलता है कि जो आपका F0 है वो बराबर होता है 1/4πε0, ठीक है। पहला आपका है F01 यानी Q0 Q1 अपॉन R10 का स्क्वायर, R10 का क्या, प्लस F02 1/4πε0 Q0 Q2 अपॉन R20 स्क्वायर, R20 क्या। इसी तरीके से अगर हम nth टर्म लें तो क्या आएगा, 1/4πε0 Q0 Qn अपॉन Rn0, ठीक है, Rn0 का क्या। अब हम ये जानते हैं सब में 1/4πε0 कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसे कॉमन लेके बाहर ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा F0 बराबर 1/4πε0। अब ब्रैकेट के अंदर आएगा पहला Q0 Q1 अपॉन R10 का वेक्टर R10 कैप
प्लस क्यू नॉट क्यू टू अपॉन आर टू नॉट का वेक्टर आर टू नॉट क्या प्लस सो ऑन। लास्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी क्यू नॉट क्यू एन अपॉन आर एन नॉट का वेक्टर आर एन नॉट क्या। तो ये हमारी इक्वेशन आई। इसको हम फर्दर रिड्यूस करेंगे तो ये और छोटी कर देंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, जो आपका n है उसे हम i ले लेंगे, ठीक है, और इसका समेशन ले लेंगे, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n ले लेते हैं, ठीक है, और अंदर आ जाएगा क्यू नॉट क्यू एन अपॉन क्यू नॉट क्यू आई अपॉन आर आई नॉट का स्क्वायर आर आई नॉट का क्या। अब इसमें आप देख सकते हैं क्यू नॉट को हम बाहर ले सकते हैं, क्यू नॉट हम बाहर ले लेंगे, क्यू नॉट को अगर हम बाहर ले लें तो हमारे पास आ जाएगा एफ नॉट बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू आई इक्वल्स टू एन क्यू आई अपॉन आर आई नॉट स्क्वायर आर आई नॉट क्या। अब हम ये भी जानते हैं कि आर आई नॉट कैप जो होता है आर आई नॉट कैप जो होता है वो बराबर होता है आपका आर आई नॉट का वेक्टर अपॉन आर आई नॉट। तो इसको फर्दर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ नॉट बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू आई इक्वल्स टू एन क्यू आई अपॉन आर आई नॉट का क्यूब आर आई नॉट वेक्टर। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आर आई नॉट का जो वेक्टर होता है वो आपका जो आपका आर आई नॉट का वेक्टर होगा वो आर आई नॉट आर आई नॉट का कैप के बराबर होगा। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब हमारा पहला क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है वो इसी सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L। यानी आपके पास 3 चार्ज है Q1, Q2, Q3। हर एक जो चार्ज है उसकी जो वैल्यू है, उसके जो आवेश की जो वैल्यू है वो Q है, और वो कहाँ पे है, वर्टिसेस पे है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के, और साइड के जो लेंथ है वो L है। What is the force on a charge Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle as shown in figure। अब एक चार्ज है जिसका आवेश कैपिटल Q है, उसको सेंट्रॉइड पे रखा है। सेंट्रॉइड यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं O पॉइंट पे,
और आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जो केंद्रक होता है या सेंट्रॉइड होता है वो जो जिस लाइन पे, यानी जो लाइन आपके एक वर्टेक्स से, एक जो वर्टेक्स है वहां से जब खींची जाती है और वो किस परपेंडिकुलर बनती है बेस के, तो इस पे जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड इसे जो है 2:1 के रेशियो में इसे काटता है। यानी अगर हम ऊपर से या ए पॉइंट से जो है ओ की या सेंट्रॉइड की लेंथ देखें तो वो 2/3 होती है टोटल लेंथ की, यानी टोटल लंबाई। तीन आवेशों Q1, Q2, Q3 पर विचार कीजिए जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है तथा भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित है। त्रिभुज के केंद्रक पर चित्र 1.6 में दर्शाए अनुसार स्थित आवेश Q जो Q का सजातीय पर कितना परिणामी बल लग रहा है, यानी आपको बताना है कि Q पर कितना बल लग रहा है, टोटल कितना फोर्स लग रहा है। अब आप ये जानते हैं ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी समबाहु त्रिभुज है, तो इसके हर एक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। अब अगर हम यहाँ से लाइन देखें तो ये जो लाइन है जो आपका सेंट्रॉइड पे मिलती है, तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना। अब अगर हम ट्राइंगल ले, त्रिभुज जो है आपका ए बी डी ले, आपका एक ट्राइंगल है एबीडी, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे जो है आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो एडी है वो परपेंडिकुलर है बीसी के। तो अगर हम कॉस की बात करें, यानी अगर हम एडी की बात करें तो एडी कितना होगा, अगर एडी की लंबाई निकालनी है तो कॉस का जो फॉर्मूला है उससे लगेगा। तो आप ये जानते हैं कि जो एडी है यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, यानी डी पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, लंबवत है, और जो आपका ए जो कोण है यानी बी ए डी जो कोण है ये 30 डिग्री का है। तो यानी अगर हमें एडी निकालना है तो cos 30 डिग्री से हम एडी की वैल्यू निकालेंगे, तो एडी की वैल्यू कितनी आएगी, cos 30 बराबर एडी अपॉन एबी। क्योंकि आप जानते हैं cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो इसलिए आपका एडी अपॉन एबी है। अब अगर हम AB की वैल्यू देखें तो वो L है, AB का मान L है, AD आप ऐसे ही रख देंगे, और cos 30 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है, ठीक है। तो यानी जो आपका AB आया, AB की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी AD की वैल्यू कितनी आ रही है, √3/2L। अब अगर हम AO की वैल्यू देखें तो O क्या है, सेंट्रॉइड है, तो ये जो लेंथ है ये 2/3 होगी टोटल लेंथ की, यानी AD की। तो जो आपका AO है वो बराबर हो जाएगा 2/3 ऑफ AD, 2/3 इंटू √3/2L, 2 से 2 कैंसिल,
तो यहाँ पे 1/√3 L आपकी जो है AO की वैल्यू। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, AO की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब आपने AO की वैल्यू निकाल दी, Q का चार्ज आपको पता है। ठीक है, जो आपका सेंट्रॉइड पे जो आवेश है वो Q है, कैपिटल Q, और जो A पॉइंट पे जो आवेश है वो आपका स्मॉल q है। अब इन दोनों के बीच में आप कूलम लॉ निकाल के फोर्स निकालेंगे कि जो Q1 है उसके कारण कितना फोर्स लग रहा है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप जो है Q2 के कारण फोर्स निकालेंगे। तो इसके लिए भी आप इनके दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे जो कि इसी के लगभग आएगी, यही आएगी। और फिर जो आपका Q है उस Q3 जो है उसके कारण कैपिटल Q में कितना बल लग रहा है वो निकालेंगे। और फिर इनका वेक्टर सम करके आप ये बताएंगे कि जो आपका सेंट्रॉइड पे रखा गया Q, कैपिटल Q चार्ज है, उस पे टोटल कितना जो है फोर्स लग रहा है, बल। तो इस क्वेश्चन को आप जो है होमवर्क से करके आएंगे। कल हम इस टॉपिक को या इस क्वेश्चन को दोबारा जो है पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये आपका होमवर्क। तो बच्चों आज हमने सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट देखा कि सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या होता है, अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया। और साथ ही हमने एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया है। आपको इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करके होमवर्क से लेके आना है। नेक्स्ट सेशन में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।